विश्वास के बीच शांति की तलाश। जी हाँ, अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच करीब 40 दिन तक जारी लड़ाई को थामने के लिए जो युद्ध विराम हुआ वह बहुत ही नाजुक स्थिति में है। यह आशंका बनी हुई है कि यह कभी भी टूट सकता है। युद्ध विराम की घोषणा के कुछ घंटे बाद ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह का निशाना बनाने के लिए एक बड़ा हमला किया, जिसमें करीब 200 से अधिक लोग मारे गए। जो युद्ध विराम हुआ वह कथित तौर पर पाकिस्तान की मध्यस्थता के चलते हुआ। अब आप ये देखिए, मीडिएटर जो है वो पाकिस्तान रहा है। इजराइल और पाकिस्तान इजराइल को मान्यता देता ही नहीं है, और ऐसी स्थिति में और मीडिएटर बन रहा है पाकिस्तान, तो फिर वो इजराइल क्या पाकिस्तान को मानेगा? वो तो साफ कह देगा कि मैं भाई, जब तू मुझे मान्यता देता ही नहीं है तो फिर मैं तुझे क्या जानता हूँ कि तू कौन है बिचौलिया। और बिचौलिया बन के ला रहा है, और अमेरिका ला रहा है। सोचिए कि सोचने वाली बात है, जिस पाकिस्तान को इजराइल मानता ही नहीं है उसी को मीडिएटर के रूप में ला रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगा? वो तो इसे युद्ध मानेगा ही मानेगा। और वो इससे लेबनान के ऊपर उसने अटैक किया, जिसमें 200 से अधिक लोग मारे गए। वह इस मध्यस्थता का श्रेय लेने की कोशिश कर रहा है और अपने को शांति का वाहक भी बता रहा है, लेकिन वह विवादों के घेरे में आया और उपहास का पात्र भी बना। पाकिस्तान के हिसाब से युद्ध विराम के दायरे में लेबनान भी था, लेकिन इजराइल ने इससे इनकार किया और अमेरिका ने भी। अब देखिए, पाकिस्तान के हिसाब से लेबनान भी उस दायरे में था, लेकिन इजराइल और अमेरिका दोनों ने भी मना कर दिया। इससे ईरान भड़क गया और उसने समुद्री मार्ग हॉर्मुज़ के बंद करने की चेतावनी दी। अब देखिए, जो बिचौलिया है पाकिस्तान, उसी ने कहा है कि भाई लेबनान भी इस के दायरे में है। इसके बावजूद भी जो है युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में बिचौलिए की क्या वैल्यू रहेगी? इससे ईरान भड़क गया और उसने समुद्री मार्ग हॉर्मुज़ को बंद रखने की चेतावनी दी। पाकिस्तान कुछ भी दावा करे, यह साफ है कि वह मध्यस्थता के स्थान पर संदेशवाहक की भूमिका में था। अब ये देखिए, मध्यस्थ होना अलग चीज़ है, संदेशवाहक होना अलग चीज़ है। दोनों ही ग्रुप को सेटिस्फाई करना मध्यस्थता की भूमिका है, और संदेशवाहक का मतलब हो गया एक की इन्फॉर्मेशन दूसरे के पास पहुंचा देना, वो संदेशवाहक हो गया। तो दोनों की भूमिका में अंतर नहीं हो जाएगा। यह उस पोस्ट से साबित हुआ जिसमें लिखा था कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के लिए जारी की जाने वाली पोस्ट। बाद में एक उजागर भी हुआ कि इस पोस्ट को अमेरिका ने तैयार कर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को भेजा था और वह खुद राष्ट्रपति ट्रंप ने देखा था। यह मानने के अच्छे भले कारण हैं कि पाकिस्तान न केवल अमेरिका और ईरान के बीच संदेशों का आदान प्रदान कर रहा है, बल्कि चीन के भी संपर्क में था। अब देखिए, चीन के भी संपर्क में है, और अमेरिका की जो इन्फॉर्मेशन है वो ईरान तक पहुंचाने का, मतलब संदेशवाहक का काम कर रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की सीमाएं ईरान से लगती हैं, इसलिए वह यह नहीं चाहता कि इस युद्ध की आंच उस तक आए, या फिर उसकी ज़मीन का इस्तेमाल अमेरिका करे, या उसे सऊदी अरब के बचाव में आगे आना पड़े। दोनों ही सूरतों में उसने ईरान से रिश्ते बिगाड़ जाते हैं। पाकिस्तान परमाणु हथियार संपन्न देश अवश्य है, पर उसकी कूटनीतिक प्रभाव और प्रतिष्ठा इतनी नहीं कि वह ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच कोई सुलह समझौता करा ले। अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि ईरान और अमेरिका, मतलब इसकी प्रतिष्ठा इतनी नहीं है कि वो उससे सुलह करवा दे। तो इसमें कोई ताकतवर देश आना पड़ेगा, तो उसमें चीन के अलावा कोई और दिख नहीं रहा है कि उसमें आ सके। दूसरी बात, चीन ने ईरान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, तो हो सकता है चीन को ही इसमें मध्यस्थता करनी पड़ेगी। और मेन बात है खार्ग द्वीप से ज़्यादातर माल सप्लाई होती है, और उस पर ज़्यादातर प्रभुत्व जो है चाइना कर रहा है। तो प्रभुत्व का मतलब ये कि नहीं कि मतलब व्यापारी के, जैसे व्यापार का एक अड्डा है ना जहाँ से ईरान सप्लाई करता है, तो वहाँ से चीन का माल सबसे ज़्यादा आता जाता है। तो जाहिर सी बात है कि कूटनीति चाइना को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, और वास्तव में इसमें चाइना को मीडिएटर के रूप में भूमिका निभानी चाहिए। और पाकिस्तान तो अमेरिका के ओर से लाया हुआ एक कठपुतली सरकार की तरह है। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने इजराइल के खिलाफ एक आपत्तिजनक पोस्ट की।
जिसमें लिखा था कि मैं उम्मीद करता हूं कि जिन लोगों ने यूरोपीय यहूदियों से छुटकारा पाने के लिए फ़लस्तीन ज़मीन पर कैंसर जैसी विनाशकारी सत्ता यानी इजराइल को खड़ा किया, वे नरक में जलें। इजराइल की कड़ी आपत्ति के बाद पाकिस्तानी रक्षा मंत्री को यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। इन सब के बीच ही पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता हो रही है। पाकिस्तान के लिए संतोष की बात केवल यह है कि जो युद्ध पश्चिमी एशिया के साथ उसे भी बुरी तरह से प्रभावित कर रहा था, उसे ख़त्म करने और किसी समझौते तक पहुंचने के लिए होने वाली बातचीत उसके यहाँ हो रही है। यदि इस वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच कोई स्थायी समझौता होता है तो उसके लिए एक बड़ी भूमिका चीन की हो सकती है, क्योंकि उसने ईरान पर एक अच्छा खासा प्रभाव पड़ा हुआ है। माना जाता है कि चीन के कहने पर ही ईरान वार्ता के लिए आगे आया। चीन ने अपना अच्छा खासा निवेश यूएई और खाड़ी के अन्य देशों में किया हुआ है। युद्ध के चलते यह निवेश खतरे में था। सीधी बात है कि चीन का जो निवेश है वो खाड़ी देशों में है और खाड़ी देशों में होने की वजह से उसकी जो पैसे जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो खतरे में आ जाएगा। और इस निवेश को सुरक्षित रखने के लिए पर्दे के पीछे से युद्ध विराम के लिए तत्पर था। फिलहाल इसका आकलन करना कठिन है कि अमेरिका ने इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जो हमला किया उससे उसे हासिल क्या हुआ, क्योंकि ईरान में ना तो सत्ता परिवर्तन हुआ और ना ही सेना में पस्त हुई। उल्टे वह इजराइल को निशाना बनाने में सक्षम हो गया के साथ खाड़ी देशों में हमले करने में जुटा रहा। इससे खाड़ी देशों में तो संकट पड़े ही, अमेरिका में भी परेशानी बढ़ी। युद्ध विराम की घोषणा के बाद भी इजराइल लेबनान को इसलिए निशाना बना रहा था क्योंकि उसने ईरानी समर्थित हिजबुल्लाह सक्रिय है, वह इजराइल को निशाना बनाता रहा। पश्चिमी एशिया में यहूदी और मुसलमानों के बीच एक अरसे से बैर व्याप्त है। ईरान तो इजराइल की दुनिया के नक्शे में ही मिटाने की बात करता है। इसके साथ ही पाकिस्तान जैसे अनेक इस्लामिक देश इजराइल से घृणा करते हैं, लेकिन कई अरब देशों ने उसके प्रति रवैया बदला है। भले ही इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू लेबनान से बातचीत को तैयार हों, लेकिन कहना कठिन है कि वे हिजबुल्लाह के प्रति नरमी बरतेंगे। जहां तक अमेरिका की बात है, चूँकि ईरान युद्ध ट्रंप के गले में फंस गया है, इसलिए वे इस सैन्य टकराव से निकलने के लिए कोई सम्मानजनक रास्ता तलाश रहे हैं। इसका ही फ़ायदा ईरान उठा रहा है। ट्रंप के किसी तरह युद्ध से निकलने के संकेत इससे मिलते हैं कि वे लंबे खींचते इस युद्ध के कारण इतने कुंठित हो गए हैं और ईरान को गालियां देते हुए उतर आए। ट्रंप इसलिए मुश्किल में फंस गए हैं क्योंकि वे ना तो ईरान के सत्ता परिवर्तन करा पाए और ना ही सुनिश्चित कर सके कि उसकी परमाणु हथियार बनाने की क्षमता खत्म हो गई है। देखिए, एनरिचमेंट जब उसके पास परमाणु रिएक्टर है तो फिर वो उसका इस्तेमाल करेगा ही, बिना उसके इस्तेमाल के वो मानेगा ही नहीं। क्योंकि अगर सत्ता परिवर्तन कर देते तब तो ये पॉसिबिलिटी थी, जब सत्ता भी परिवर्तन नहीं हो पाई तो ये फिर हो नहीं पाएगा। अब ये हथियारों के बम पे मतलब अपने ज़बरदस्ती करवाना पड़ेगा। अमेरिका के सामने आर्थिक चुनौती भी खड़ी होती जा रही है। ईरान युद्ध पर पैसा खर्च करने के पहले वह यूक्रेन को आर्थिक मदद दे रहा था। उसने गाज़ा में इजराइल के हमले के दौरान भी उसकी मदद करी। यह भी ध्यान रहे कि ग्रीनलैंड और ईरान युद्ध के चलते उसके नाटो से रिश्ते भी ख़राब हो गए हैं। अब देखिए, नाटो से उन्होंने रिश्ता भी गाड़ लिए हैं। अब क्या युद्ध की भूमिका रहेगी? पिछले लगभग 5 वर्षों में अमेरिका के आर्थिक संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा दूसरे देशों को हथियार देने में खपा है। यह उनकी आर्थिक सेहत के लिए ठीक नहीं है। ट्रंप ईरान के समक्ष किस तरह कमज़ोर साबित हो रहे हैं इसका पता है। इससे चलता है कि ईरान ने जिस तरह
समुद्री मार्ग होर्मुज को बाधित किया, उसके चलते विश्व में ऊर्जा संकट गहराया, उसे वे खुलावा नहीं पा रहे हैं। युद्ध विराम के बाद भी ईरान होर्मुज के प्रतिदिन 15 जहाज ही गुजरने की जिद पकड़े है। यदि यही स्थिति रही तो ऊर्जा संकट और गहराएगा। इस्लामाबाद में शांति वार्ता का जो भी हस्तक्षेप हो, यह तय है कि ट्रंप दबाव में है और उसकी प्रतिष्ठा खतरे में है। निस्संदेह खतरे में युद्ध विराम भी है, क्योंकि शांति की तलाश में वार्ता कर रहे दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति अविश्वास से भरे हुए हैं। सीधी सी बात है, जब 15 जहाज ही निकलेंगे तो पूरी दुनिया पे ऑलरेडी संकट आएगा, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा वर्ल्ड का ट्रेड आपके हॉर्मुज जलडमरू मध्य से होता है। और अगर केवल 15 जहाज ही निकलेंगे तो केवल क्या 15 से पूरी दुनिया के गुजारा हो जाएगा? ये तो पॉसिबल है नहीं। तो मतलब ये है कि दुनिया को एक ऊर्जा संकट में डाल दिया गया है। इस पूरी लड़ाई का निचोड़ ये है कि पूरी दुनिया मतलब ऊर्जा संकट में डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी दुनिया को डाल दिया। तो ये लीडरशिप में तो अब सच बोलूँ तो देखो, पिछला साल डोनाल्ड ट्रंप जी का बहुत अच्छा था, लेकिन ये वाला सत्र जो है ना, इनका ठीक नहीं जा रहा है। अब क्या पता लक है या क्या है, लेकिन डिसीजन भी जो एक तरह का ले रहे हैं तो वही डिसीजन कुछ इस प्रकार का हो जा रहा है कि वो पूरा नाश हो जा रहा है। खैर, अब देखते हैं कि आगे उनका क्या होता है कि मतलब वार्ता ख़राब हो गई है, वार्ता सस्पेंड हो गई है, तो अब आगे युद्ध होगा। देखते हैं कि आगे अगला क्या कदम उठता है। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।